In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to discuss the third division of nuclear physics. In this division, the topics that we will cover, first of all, we will cover radiation exposure, then we will move to biological effects of the radiation, then we will discuss biological and medical uses of radiation, then we will discuss basic forces of nature, and lastly we will discuss building block of matter. सो द फर्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडिएशन एक्सपोजर में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है बैकग्राउंड रेडिएशन। तो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? द रेडिएशंस डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी नियर बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। उन रेडिएशंस को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस, जिनका कोई हमारे पास जो है अपेरेंट सोर्स जो है वो डायरेक्टली मौजूद नहीं होता, और वो रेडिएशन जो है डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा होता है। अब पॉसिबल सोर्सेज की अगर बात की जाए बैकग्राउंड रेडिएशन की, तो हमारे पास पहला सोर्स बैकग्राउंड रेडिएशन का कॉस्मिक रेडिएशन है। अब कॉस्मिक रेडिएशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे कम्स फ्रॉम द आउटर स्पेस एंड कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन में हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मौजूद होती है। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मेनली जो चीज़ मौजूद होती है वो हम कहते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन का सोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी बिल्डिंग मटेरियल्स कंटेन सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनकी वजह से भी हमारे पास ये रेडिएशंस की काउंट चल रही होती है। देन हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द फूड। अगर हम बात करें तो हमारे पास पोटाशियम और कार्बन 14 जो हैं ये अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं। देन हमारे पास जो है देर आर अदर सो मैनी सोर्सेज, लाइक हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं उनके अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, उनके अंदर भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ फिल्टर्स यूवी रेज रीचिंग अस। दिस इज नॉट अ लार्जर, दिस इज लेयर। ओजोन लेयर बेसिकली करती क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम तक पहुंचने से रोकती है। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू CFCs मे रिजल्ट इन द इंक्रीज आई एंड स्किन डिजीजेस। ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से कौन कौन सी डिजीजेस जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। उनमें हमारे पास स्किन डिजीजेस हैं और आई डिजीजेस हैं। अब यहीं पे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के बारे में स्टूडेंट्स एक दो की पॉइंट्स हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो कॉज क्या क्या कर सकती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं कॉज करती हैं सनबर्न्स, ब्लाइंडनेस एंड स्किन कैंसर। देन क्रॉप्स को डैमेज करती हैं। देन हमारे पास है डिके ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड देन हमारे पास डिस्टर्ब द ओशन इकोसिस्टम। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के मेजर जो नुकसान हैं वो हमारे पास ये बुक के अंदर साइड इंफॉर्मेशन वाला डाटा है। सिमिलरली अगर ओजोन की बात की जाए तो ओजोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज क्रूसिव एंड पॉइजनस गैस, but at a height of 20 to 50 kilometers from the earth surface it becomes vital to life। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा अर्थ की सरफेस पे ओजोन हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है, जबकि अगर बात की जाए 20 to 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तो वहाँ पे चूंकि हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है, तो इन दैट सेंस इट इज़ वाइटल टू लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज बेसिकली द डायाग्राम। इसके अंदर हमारे पास सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन जो हैं वो डिफरेंट शो किए गए हैं। इसमें कॉस्मिक रेडिएशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव जो रॉक्स हैं उनमें से भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मौजूद होती हैं, एंड द अदर पॉसिबल सोर्सेज। दिस इज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी हम पहले भी जैसा कि इसको डिफाइन कर चुके हैं। एक्टिविटी को एक और तरीका डिफाइन करने का है कि एक्टिविटी इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन सोर्स,
कि किसी रेडिएशन सोर्स से कितनी रेडिएशन जो हैं वो पर सेकेंड एमिट हो रही हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं उस रेडिएशन सोर्स की एक्टिविटी का। एक्टिविटी को हम मैथमेटिकली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्टिविटी इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा इंटू एन नॉट। लैम्डा क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिके कांस्टेंट है, एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स। अगर एक्टिविटी के यूनिट्स की बात की जाए तो हमारे पास जो है मेनली हम 3 यूनिट्स डिस्कस करते हैं आमतौर पे। एक यूनिट इसका बैकोरल है जो कि इसका एसआई यूनिट है, और 1 बैकोरल किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सेकेंड यूनिट इसका रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड का रिलेशन बैकोरल के साथ भी गिवन है। और थर्ड हमारे पास जो है जो इन तीनों से बड़ा यूनिट है दैट इज क्यूरी, उसका रिलेशन भी बैकोरल के साथ गिवन है। ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स आप याद करेंगे। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास अगर इन तीनों यूनिट्स का रिलेशन देखा जाए तो क्यूरी सबसे बड़ा यूनिट, रदरफोर्ड जो है उससे छोटा, और बैकोरल इन तीनों यूनिट्स में सबसे छोटा यूनिट है किस चीज का, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब डोज। अब ये सेकेंड पॉइंट है जो हम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्ब डोज की डेफिनेशन है हमारे पास, एब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज इट इज बेसिकली द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब डोज। अब अगर एब्जॉर्ब डोज की बात की जाए, इसके यूनिट्स हमारे पास जो हैं एसआई यूनिट्स ग्रे हैं, और इसके ओल्ड यूनिट आरएडी हैं। ग्रे और आरएडी दोनों का रिलेशन जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ये एमसीक्यू में हमसे पूछा जा सकता है। 1 ग्रे जो है उसके अंदर कितने आरएडी, यहाँ पे ग्रे नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आरएडी है। 1 आरएडी में कितने ग्रे और 1 ग्रे में कितने आरएडी होते हैं, ये दोनों हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ से क्लियरली ये बात पता चल रही है कि ग्रे जो है वो आरएडी से बड़ा यूनिट है एब्जॉर्ब डोज का। नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्ब डोज के बारे में चंद की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है 10 मिली ग्रे टू द हैंड विल डिपॉजिट लेस एनर्जी देन 1 मिली ग्रे टू द इंटायर बॉडी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया है लेस एनर्जी या मोर एनर्जी कौन सी वाली डोज जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से मैं एनालाइज करूँ, एनर्जी को एक्सप्रेस करूँ, तो एनर्जी मेरे पास बराबर आएगी मैस मल्टीप्लाइड बाय डोज। अब यहाँ पे मैस ये कौन सा होता है, इट इज द मैस ऑफ दैट पार्ट ऑफ बॉडी जो पार्ट जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब हमारे पास पहली सिचुएशन क्या है, 10 मिली ग्रे डोज है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, और ये किसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैस यहाँ पे जो काउंट होगा दैट विल बी द मैस ऑफ द हैंड। और सेकंड सिचुएशन हमारे पास है डोज की वैल्यू जो है वो 1 मिली ग्रे है, जबकि ये वाली डोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू द इंटायर बॉडी, मतलब यहाँ पे मैस जो है वो किसका आएगा, इंटायर बॉडी का आएगा। तो चूंकि एनर्जी जो हमारे पास रेडिएशन ने बॉडी को देनी है वो एनर्जी मैस और डोज की प्रोडक्ट से आनी है। अब अगर से हमारे पास पूरी बॉडी के केस में डोज की वैल्यू तो कम है, लेकिन अगर मैस ऑफ द बॉडी की बात की जाए तो इट इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द मैस ऑफ द हैंड। तो जब हम हैंड के लिए m और इस d की प्रोडक्ट लेंगे, अगर से यहाँ पे d ज्यादा है लेकिन मैस की वैल्यू बहुत कम है, तो ये वाली जो डोज होगी ये हैंड को लेस एनर्जी देगी एज कंपेयर टू ये वाली जो डोज है, ये वाली डोज पूरी बॉडी को जो है एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन क्या है, ज्यादा डोज देगी, ज्यादा एनर्जी देगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इक्वल डोजेज ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेम एब्जॉर्ब डोज अल्फा पार्टिकल आर 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन द एक्स रेज। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे सिंपल पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद हैं। आप ये सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू द आइज देन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट्स ये वाले जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से फिर हम ये डिड्यूस करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट रेडिएशन जो हैं वो हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर हम इंसिडेंट करवाएं
तो डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स सेम नहीं होते। सेकेंडली हमारे पास ये भी चीज़ मैटर करती है कि डोज बॉडी के जिस पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही हैं, अब अगर सेम डोजेस जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को दी जाएं तो हमारे पास वहाँ पे भी क्या होगा, उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं डिफरेंट होंगे। तो ये इन दोनों चीज़ों के पेशे नज़र फिर हम एक चीज़ नई डिफाइन करते हैं जिसको हम रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कहते हैं, आरबीई फैक्टर कहते हैं। और उस आरबीई फैक्टर को डिफाइन करने के बाद फिर हम एक नई डोज डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं इक्विवेलेंट डोज। तो इक्विवेलेंट डोज जो है इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू आरबीई फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एब्जॉर्ब डोज। यहाँ पे ये डी क्या है, इट इज द एब्जॉर्ब डोज। अब इक्विवेलेंट डोज के अगर यूनिट्स की बात की जाए, एसआई यूनिट सीवर्ट हैं, ओल्ड यूनिट इसके रैम हैं, रैम और सीवर्ट का रिलेशन भी गिवन है। यहाँ पे ये भी आप नोटिस करिएगा कि चूंकि 1 सीवर्ट जो है इट इज इक्वल्स टू 100 रैम, तो यहाँ पे सीवर्ट जो है वो इक्विवेलेंट डोज का बड़ा यूनिट होगा एज कंपेयर टू रैम। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात की जाए, सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट्स हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज इज 2 मिली सीवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट है डोजेस ऑफ 3 सीवर्ट विल कॉज रेडिएशन बर्न्स टू द स्किन। फॉर द वर्कर्स इन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज और माइंस अ वीकली डोज ऑफ 1 मिली सीवर्ट इज नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी सेफ। नेक्स्ट हमारे पास है डैमेज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल अनलेस द सोर्स एंटर्स द बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कैन कॉज रेडनेस एंड सोर्स ऑन द स्किन। नेक्स्ट हमारे पास है सम अदर लो लेवल रेडिएशन इफेक्ट्स आर लॉस ऑफ एयर। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लो लेवल रेडिएशन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, तो लॉस ऑफ एयर है, अल्सरेशन है, स्टिफनिंग ऑफ लंग्स है, and a drop in the white blood cells which is followed by a sickness pattern of diarrhea, vomiting and fever are known as radiation sickness। अगर हमें हाई लेवल रेडिएशन के जो है वो इफेक्ट्स पूछे जाएं तो हाई लेवल रेडिएशन इफेक्ट्स में क्या है, हाई लेवल रेडिएशन में डिस्टर्ब द ब्लड सेल्स सीरियसली लीडिंग टू द डिजीजेस सच एज एनीमिया एंड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज और म्यूटेशन may cause delayed genetic effects such as cancer and eye cataracts। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वो टेबल मौजूद है जो हमें रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, जिसको आरबीई फैक्टर का हमने नाम दिया था, उस आरबीई फैक्टर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स के लिए दी गई है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स रेज, गैमा रेज एंड अल्फा पार्टिकल्स ऑफ 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, अगर हमारे पास ये वाली रेडिएशंस मौजूद हैं और इनकी एनर्जी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग आरबी फैक्टर हम 1 यूज़ किया करेंगे। अगर अल्फा पार्टिकल लेस देन 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो आरबी फैक्टर 1.7। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बिलो दिस 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अगर बॉडी में न्यूट्रॉन से अब्जॉर्ब होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आरबी 10 लेंगे। आइस के लिए उसके लिए आरबी की वैल्यू 30 लेंगे। अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सोर्स का आरबी फैक्टर भी गिवन है और हैवी रिकॉयल न्यूक्लियाई के लिए भी हमारे पास रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है एवरेज रेडिएशन डोजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ कॉमन सोर्सेज हैं, ये वाली आप भी याद करेंगे। एटलीस्ट आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और जो कॉमन लाइक हैविंग अ चेस्ट एक्सरे टाइप हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये वाली वैल्यूज़ लाजमी याद करेंगे। सो जस्ट ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन हैं, इनको हम याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रेसर टेक्निक। अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज्ड टू इंडिकेट और ट्रेस द पाथ फॉलोड बाय अ केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। In this technique, we substitute the radioactive atoms for stable atoms of same kind in a substance and then we follow the tagged atoms with the help of radiation detector in the process। अब ट्रेसर टेक्निक्स की स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज इन द एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 14 हैज़ हेल्प टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस कैन बी एमसीक्यू के कार्बन 14 को कहाँ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट वॉज यूज टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट्स इन द अंडरग्राउंड पाइप्स ऑफ द फाउंटेन सिस्टम ऑफ हिस्टोरिकल शालीमार गार्डन। दिस कैन बी एन एमसीक्यू बट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ used in the medical diagnostics and therapy। For example, examples are
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव आयोडीन की, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन बी यूज टू चेक दैट वेदर अ पर्सन्स थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो दिस कैन बी एमसीक्यू के आयोडीन जो है उसको कहाँ यूज किया जाता है, थायराइड ग्लैंड को चेक करने के लिए। अ डिजीज और हाइपर एक्टिव ग्लैंड एब्जॉर्ब्स मोर देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ नॉर्मल थायराइड ग्लैंड। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास डिजीज या हाइपर एक्टिव ग्लैंड है तो उसमें रेडिएशन जो हैं वो नॉर्मल की निस्बत कितने टाइम ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, तो इट इज़ मोर देन ट्वाइस। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर मेथड इज एम्प्लॉयड टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप सोडियम 24। दिस इज अनदर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोथेरेपी विद द गैमा रेज from cobalt 60 is used in the treatment of cancer. This is another MCQ, very important one. Radioactive iodine 131 is used for the treatment of thyroid cancer. ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन को थायराइड ग्लैंड की जो है वो वर्किंग चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसको फिर हम अगर कैंसर मौजूद है तो थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर स्किन कैंसर फॉस्फोरस 32 यूज करते हैं, या हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्शियम 90 इज यूज फॉर द स्किन कैंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में हमारे पास स्टूडेंट्स 5 फोर्सेस आती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर इन फोर्सेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस में हमारे पास पॉइंट आता है, ये दोनों की दोनों फोर्सेस स्टूडेंट्स याद रखिएगा लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू एंड कॉजेज ऑल द केमिकल रिएक्शंस। इट बाइंड्स, दीज फोर्सेस बाइंड्स यू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, ट्रीज एंड यू पीपल। दिस फोर्स, इसको स्टूडेंट्स को माइनली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनको आप मैग्नेटिक के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए भी कर सकते हैं। तो दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेराइटी ऑफ अपेरेंटली डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, कोहेजन एंड एडहेजन। ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन, कोहेजन एंड एडहेजन किस बेसिक फोर्स के साथ जो हैं, किस बेसिक फोर्स ऑफ नेचर के साथ जो हैं वो लिंक्ड हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड कन्फाइंस द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात की जाए तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज force again, and it is a sort of repulsive force. This is not short, this is sort of repulsive force of very short range of the order of 10 to raise पर -17 मीटर तक के डिस्टेंसेस के लिए ये वाली फोर्स जो है एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इट इज मास्ड बाय द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। कहने से मुराद न्यूक्लियस के अंदर फिर 3 हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो बेसिक एग्जिस्ट कर रही होती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी रिपल्सिव होती है। थर्ड वाली फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि रिपल्सिव फोर्स है। तो 2 हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, और एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात की जाए तो ग्लासोव, वेनबर्ग एंड अब्दुल-सलाम इन्होंने हमारे पास 1979 के अंदर इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाई किया था। तो इन्होंने जो यूनिफिकेशन की थी इन दोनों फोर्सेस की, तो आफ्टर दैट हमारे पास जो फोर्स बनी थी इनकी यूनिफिकेशन से उस फोर्स को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोवीक फोर्स का। तो इसका मतलब है ये वाली दोनों फोर्सेस को यूनिफाई करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनी, तो बाकी फंडामेंटल फोर्सेस बच गई 4। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फर्दर जो है वो यूनिफाई कर दिया गया था वीक न्यूक्लियर के साथ, तो इसका मतलब है
एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनकी तादाद फिर 3 है, इलेक्ट्रोवीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और बाकी बेसिक्स चीज़ें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाली फोर्स जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रोवीक फोर्स विल इवेंचुअली यूनाइट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू फॉर्म इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन थिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखिएगा, साइड इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो है वो चंद एक जो है वो न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर दिया गया है, और यहाँ पे एटम के साइज का ऑर्डर, मॉलिक्यूल के साइज का ऑर्डर दिया गया है, तो वो वाले आपने स्टैट्स भी याद करनी है। एंड द लास्ट टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में हम स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं उनमें हम फोटॉन्स डिस्कस करते हैं, लेप्टॉन्स डिस्कस करते हैं और हैड्रॉन्स डिस्कस करते हैं। फोटॉन्स की अगर बात की जाए, मैसलेस एंड चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं फोटॉन्स को, और इनका मैस भी नहीं होता और हमारे पास चार्ज भी नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए लेप्टॉन्स की, तो लेप्टॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं विच डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स एंड न्यूट्रिनोस, इनको लेप्टॉन्स बोला जाता है। अगर हैड्रॉन्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हैड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। फोटॉन्स और लेप्टॉन्स तो एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, हैड्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैं, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फिर लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, और तीसरे जो एलिमेंट्री पार्टिकल हम लेते हैं वो किनको लेते हैं, हैड्रॉन्स को नहीं बल्कि क्वार्क्स को लेते हैं, और हैड्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनते हैं। अब हैड्रॉन्स के बारे में अदर दूसरी चीज, हैड्रॉन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, हैड्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और फॉर एग्जांपल हैड्रॉन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, मिजॉन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फोटॉन्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेप्टॉन्स को नहीं किया जा सकता, क्वार्क्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हैड्रॉन्स के बारे में एक दो और पॉइंट्स। अगर हैड्रॉन्स में हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स आए जिनका मास जो है वो लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को मिजॉन्स बोला जाता है, और जिन हैड्रॉन्स का मास इक्वल टू या ग्रेटर देन प्रोटॉन हो उनको हम नाम देते हैं बेरियॉन्स का। बेरियॉन्स की एग्जांपल के अंदर यू कैन से न्यूट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो इनका मास चूंकि प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है, तो न्यूट्रॉन्स किसको बिलोंग करेंगे, बेरियॉन्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो हमने कहा कि क्वार्क्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से क्या बन रहा होता है, हैड्रॉन्स बन रहे होते हैं। तो क्वार्क्स के बारे में चंद एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिजॉन्स एंड द बेरियॉन्स। मिजॉन्स और बेरियॉन्स को कंबाइनली हम नाम देते हैं हैड्रॉन्स का, और इनकी डेफिनेशन हमने दोनों की देख ली है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंटी क्वार्क्स, वो यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद भी हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स अ मीजॉन एंड 3 क्वार्क्स मेक्स अ बेरियॉन। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। क्वार्क्स के बारे में एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन इनडायरेक्टली वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है क्वार्क्स और उनके जो एंटी क्वार्क्स हैं उनके सिंबल्स और उनके चार्जेस जो हैं और उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन हैं, ये सारी वैल्यूज आप याद करेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोला भी था कि प्रोटॉन चूंकि बिलोंग करेगा बेरियॉन वाले ग्रुप से, तो बेरियॉन्स में क्या है, 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटॉन की फॉर्मेशन के अंदर 2 अप क्वार्क यूज हो रहे हैं और एक डाउन क्वार्क यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो न्यूट्रॉन्स के अंदर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। सो
ये हमारे पास आ गया क्वार्क्स वाला टॉपिक. सो thank you very much. That is all from this lecture. Thank you very much. And for further practice, please consult Step Practice Book.